नीले आसमान के नीचे 18 साल की एक लड़की को घसीटकर गिलोटिन पर ले जाया गया। उसने कोई अक्षम्य अपराध नहीं किया था, फिर भी केवल इसलिए कि वह कामुक उपन्यासों की दीवानी थी, वह सरकार की नजरों में अपराधी बन गई। नीचे खड़ी भीड़ इस दृश्य को होते हुए देख रही थी। उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, इसके बजाय वे उत्सुकता से इंतजार करते रहे, यह देखते हुए कि लड़की को मौत अपने साथ ले जा रही थी। लड़की मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी, लेकिन भीड़ के बाहर इस उपन्यास के लेखक सादे ने एक अजीब सा भाव दिखाया। वह डरा हुआ नहीं था, इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि इस क्रूर मुकदमे में उसे अपनी लेखनी के लिए नई प्रेरणा मिल गई थी। यह सब 1744 में फ्रांस में हुआ। उस समय सादे अपने साहसी और विवादास्पद कार्यों के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके उपन्यास अनगिनत लोगों द्वारा सराहे जाते थे, लेकिन क्योंकि वे पारंपरिक नैतिक मूल्यों को चुनौती देते थे, सरकार ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया। आखिरकार उन्हें कई वर्षों के लिए एक मानसिक चिकित्सालय में बंद कर दिया गया। नौकरानी मैरी, जो उनका बिस्तर लगाने की जिम्मेदार थी, वास्तव में उनकी सबसे वफादार पाठिका थी। वह अक्सर उनके कमरे की सफाई करने का मौका लेकर सादे द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों को चुपके से ले जाती थी और उन्हें प्रकाशकों को सौंप देती थी। देर रात वह अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में छिप जाती थी और उन विवादास्पद कहानियों को पढ़ती थी। जल्द ही सादे की नई किताब ने सनसनी मचा दी। यह खबर सम्राट नेपोलियन तक भी पहुंच गई। इन साहसी रचनाओं का सामना करते हुए नेपोलियन क्रोधित हो गया। उसका मानना था कि ये किताबें सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ देंगी, इसलिए उसने सादे की सभी रचनाओं को नष्ट करने का आदेश दे दिया। वह यहाँ तक चाहता था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाए, लेकिन क्योंकि सादे के पास काउंट की उपाधि थी और एक क्रूर प्रतिष्ठा छोड़ने से बचने के लिए नेपोलियन ने उपचार के नाम पर इस मामले को संभालने के लिए प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फ्रैंक को भेजा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इस सम्मानित डॉक्टर के पीछे एक कहीं अधिक अंधेरा पक्ष छिपा था। वह सख्त नियंत्रण के साथ मरीजों पर शासन करता था और सबको नियंत्रण में रखने के लिए डर का इस्तेमाल करता था। इस समय मैरी अभी तक नहीं जानती थी कि यह जगह एक सुधार से गुजरने वाली थी और सुधार अक्सर अपने साथ बलिदान लेकर आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद फ्रैंक पहले एक मठ गया और शादी करने के लिए एक युवा महिला को ढूंढ लिया। उसके बाद उसने एक शानदार महल बनाने में बहुत बड़ी दौलत खर्च की। अपने निजी मामलों का ध्यान रखने के बाद ही वह आखिरकार अपनी टीम को मानसिक चिकित्सालय लेकर आया। उस समय जिस पादरी ने उस संस्थान की स्थापना की थी, वह मरीजों के साथ गा रहा था। वह फ्रैंक के आने से उलझन में पड़ गया। ऐसा लगता है आपके एक विशेष मरीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया है और वह मरीज सादे था। चूंकि दोनों मित्र थे, इसलिए पादरी ने पूरे विश्वास के साथ उसे आश्वासन दिया कि सादे को एक नया शौक मिल गया है। लेकिन जब फ्रैंक ने सादे के प्रकाशित उपन्यास उसके सामने रखे, तब पादरी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। पूरे फ्रांस में इस किताब को लेकर लोग स्तब्ध हैं, फिर भी आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब फ्रैंक ने वे दंड दिखाने शुरू किए जो उसने सादे के लिए तैयार किए थे। ठंडे लोहे के पिंजरे को देखकर पादरी ने उससे सादे को एक और मौका देने की विनती की। क्या आप व्यक्तिगत रूप से यह गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा? आपको मेरा वचन है। लेकिन उस समय तक सादे ने लेखन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। पादरी ने उसे जितना भी समझाने की कोशिश की, उसने लिखना बंद करने से इनकार कर दिया। आखिर में पादरी केवल उसका कागज और कलम ही ले सका, जिससे उसे अस्थायी रूप से झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता था वह यह थी कि उसका समर्पण वास्तव में एक और भी अधिक चौंकाने वाले पलटवार की तैयारी कर रहा था। फ्रैंक के आने से पहले मैरी पहले ही सादे को उसकी आदतों के बारे में बता चुकी थी। आखिरकार एक व्यक्ति एक कुलीन की दावत छोड़ देता है। आखिरकार सादे को अपना मौका मिल गया। उसने असामान्य रूप रंग वाले 2 मरीजों का उपयोग करके एक बढ़ा चढ़ाकर और बेतुका प्रदर्शन आयोजित किया। अनगिनत कुलीनों के सामने उसने फ्रैंक का पाखंडी मुखौटा उतार दिया। वह प्रदर्शन अंततः पूरी तरह एक तमाशे में बदल गया। फ्रैंक क्रोध से भर उठा। वह अपनी पत्नी के साथ गुस्से में वहां से निकल गया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक दुर्घटना हो गई। नाटक की भावनाओं से प्रभावित एक मरीज ने